बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू आपका सेकंड ईयर का जो पेपर होने जा रहा है और उसी से रिलेटेड है। ठीक है, इंग्लिश का पेपर है, आई थिंक 22 को है। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या एक्सपेक्टेड है और कौन कौन से एसेज आ सकते हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज़ में कौन किस टाइप के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर मैं आपको चैप्टर्स वन बाय वन बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट यू हैव टू स्टे, और इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले एज़ यू नो कि आपके 20 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसमें क्या आ सकता है, इसमें आप जो सेक्शन है, ठीक है, ग्रामर फाउंडेशंस। अब ग्रामर फाउंडेशंस में क्या है, आप टेंसेस पे फोकस करें। ठीक है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज देखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ी बहुत देखें। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आने चाहिए। प्रेजेस क्या है, ठीक है, और सेंटेंस क्या है, क्लॉज स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। इसी तरह सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन कौन से चैप्टर में क्या 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 मौजूद है जो कि आप लोगों ने रीड आउट करने हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फ़र्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ाई गई है। सो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प, बल्कि आप सेकेंड ईयर के तो आपने फ़र्स्ट ईयर में पढ़ी तो उससे भी आपको अच्छा खासा हेल्प मिला होगा। उसके बाद फंक्शनल ग्रामर है। फंक्शनल ग्रामर में आप असर्टिव, ठीक है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, ठीक है, इम्पेरेटिव जो हुक्मिया जुमले होते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद वर्बल्स। वर्बल्स में फिर आपके जेरेंड्स है, इन्फिनेटिव्स है, पार्टिसिपल्स हैं, और ट्रांजिशनल डिवाइसेस पे फोकस करें, एंड ईडियम्स वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके चांसेस है कि वो आपके सेक्शन ए में आ सकते हैं। इसी तरह लिटरेरी एलिमेंट्स की अगर बात करें तो पोइटिक डिवाइसेस हैं, एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी हैं। ये सवाल आपके उसमें भी आएगा, ठीक है, जो 5-6 नंबर का होगा। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे। लाइक डीलिंग अ क्लाइमैक्स, की क्लाइमैक्स क्या है, एंड क्रूशल सेक्शन ऑन जनराज ऑफ लिटरेचर, जॉनराज ऑफ लिटरेचर जैसे पोइट्री है। अब पोइट्री में आप पोइटिक डिवाइसेस पे फोकस करें कि पोइटिक डिवाइसेस कौन कौन से हैं, और ड्रामा टाइप्स कौन कौन से हैं, फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल क्या है, नॉवेल्स जो होते हैं, फेबल्स क्या है। ठीक है, उसके बाद हम सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें एक कंप्रीहेंशन पैसेज होता है। अब ये यहाँ पे मैंने एक कुछ 2-3 सेंटेंसेस लिखे हैं। एक तो जो कंप्रीहेंशन होता है ना, वो कभी भी आपके बुक से बहुत कम होता है जो आपके बुक से आता है, मतलब उसके चांसेस होते हैं 50-50। सो एक तो आपको हर चैप्टर की समरी याद होनी चाहिए, मतलब इस चैप्टर में क्या हुआ था, फला फला, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्यों? उसकी वजह ये है क्योंकि सम टाइम्स एग्जामिनर क्या करता है, आपको आपके बुक से ही जो है जो पैसेज है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर करनी है बुक्स के। आई थिंक मेरे सामने मैं बुक ओपन कर रहा हूँ। आई थिंक इसके जो है हमारे पास चैप्टर्स 15 चैप्टर्स। अब सारे 15 चैप्टर्स सारे चैप्टर्स तो नहीं है, इसमें कुछ पोएम्स है, जैसे द सी है, रुबाइयात ऑफ उमर ख़याम है, ठीक है, ये भी पोम है। इसी तरह हार्वेस्ट हेम है, ये भी पोम है। ठीक है, आफ्टर 12 ईयर्स, दैट्स आल्सो लिटरेचर एंड पोइट्री है। ठीक है, तो ये देखो 3-4 तो सिर्फ पोइट्री है, और ये एक द पर्ल, ये एक किस्म का नावल है। सॉलिटरी रैपर, ये एक किस्म का जो है वो क्या कहते हैं, पोइट्री है। तो 5-6 चैप्टर्स तो वैसे भी आपकी पोइट्री के हैं। तो जो बच्चे कुछ चैप्टर हैं उनकी समरीज तो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि सम टाइम्स अनसीन पैसेज होता है। अब अनसीन पैसेज जब आता है तो उसको आपने कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल उसके टाइटल को फाइंड आउट करें। अब आप सोच रहे हैं कि सर उसका टाइटल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि पहला सवाल जो है टाइटल का होता है। टाइटल और समरी आपने लिखनी होती है। ठीक है, समरी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन आइडिया वही होना चाहिए जो उस पैसेज में होगा। ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। टाइटल कैसे फाइंड आउट करना है, टाइटल आप समटाइम्स बिल्कुल स्टार्ट में ही आपको नज़र आ जाएगा कि यार इस पूरे पैसेज का ये टाइटल हो सकता है। समटाइम्स दरमियान में एक सेंटेंस होगा या एक फ्रेज़ होगा जो कि उसका टाइटल बनेगा। समटाइम बिल्कुल आखिर में।
तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जब भी आप पैसेज को करेंगे, पैसेज वाले पोर्शन को, उस वक्त देखो पैसेज के 28 नंबर है, ये कोई आम नंबर नहीं है, बहुत बड़े नंबर है। तो इसको कभी भी स्किप नहीं करना और अच्छे से करना है। पैसेज जब भी आपके सामने है, आपने उस पैसेज को 3 दफ़ा पढ़ना है। 3 दफ़ा पढ़ने के बाद आप इंशाल्लाह उसके क्वेश्चंस आंसर भी सॉल्व करने के काबिल रहेंगे, और साथ में आपको टाइटल फाइंड आउट करने में भी आसानी होगी, समरी लिखने में भी आसानी होगी। ठीक है, समरी जो है आपने 1/3 करना है, मतलब एक शॉर्ट समरी लिखनी है, उस नंबर को देखना है। अगर 4 नंबर है तो फिर आपको बेहतर पता है, आप 8 लाइन लिख लें या 5 लाइन लिख, 5 नहीं बल्कि 6 लाइन लिख लें। ठीक है, 4 नंबर के लिए, या बेशक 5 लाइन लिख दें, वो भी काफ़ी है। लेकिन अच्छे वर्डिंग में लिखे, टेंसेस वगैरह इन चीज़ों का मिस्टेक ना करें, कोशिश करें। जैसे SES और IS सिंगुलर के साथ हम यही लगाते हैं, तो इनकी मिस्टेक्स ना की। जैसे मैं कहता हूँ ही प्लेज, तो आप ही प्ले लिख देते हैं, तो फिर एग्जामिनर को आप हिंट दे रहे होते हैं कि भाई मुझे तो अभी तक टेंसेस भी नहीं आते। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखिए। अच्छा, उसके बाद जो सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी पोइट्री से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब पोइट्री में आपके पास कितने चैप्टर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अभी वैसे रिपीट किए थे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला जो पोइट्री है जो आपकी बुक में है, वो है रुबाइयात, लिटरेचर एंड पोइट्री। ये उमर ख़याम ने लिखा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नीचे मैंने वैसे लिखे भी हैं कि कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, मैं उसकी तरफ बाद में आऊँगा। सबसे पहले इसको देखते हैं कि पोइट्री स्टेंजा और स्टेंजाज विल गेट अ स्टेंजा, स्टूडेंट्स विल गेट अ स्टेंजा फॉलोड बाय 3 क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये जो आपको स्टेंजा दिया जाता है, उसमें से फिर आपने 3 के आंसर देने होते हैं। ठीक है, अब पोइट्रिक डिवाइसेस आप अच्छे से देख लीजिएगा, थीम और चैनल मैसेज देख लीजिएगा, टोन क्या है, मीटर क्या होता है, राइमिंग स्कीम्स क्या होती है। हर जो चैप्टर है जो पोइट्री का, उसके राइम स्कीम आपको याद होने चाहिए, उसका मीटर क्या है, उसका टोन क्या है, और कौन कौन से पोइट्रिक डिवाइसेस यूज़ किए गए। पोइट्रिक डिवाइसेस से मुराद जो जैसे सिमिली है, मेटाफर है, ठीक है, इसी तरह ओनोमेटोपिया है। ठीक है, मतलब जो लिटरेरी डिवाइसेस या पोइट्रिक डिवाइसेस, ये सारे आपको याद होने चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स कौन कौन से, एक तो रुबाइयात जो मैंने अभी आपको बताई है, दूसरा जो है द सी है। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पोएम है, जेम्स रेविस ने जो लिखी है। इसी तरह हार्वेस्ट हिम है। हार्वेस्ट हिम किसने लिखी है, जॉन बेंचमैन। ठीक है, बेंचमैन। तो ये भी आपके नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं। और इसके साथ साथ द सोलिटरी रैपर है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, ये आप लोगों ने द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये एक डिफरेंट पोएम है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। लंदन एंड ट्रेवल। ठीक है, ये डिफरेंट पोएम्स हैं, वैसे आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है कि आए। आप सिर्फ ये जो पोइट्री है, अगर आप इसको भी कवर करते हैं तो आपकी अच्छी खासी चीज़ें कवर हो जाएगी। उसके बाद प्ले एंड नावल। देखो, हमारे पूरे बुक में एक प्ले दिया गया है या एक नावल दिया गया है, वो है द पर्ल। द पर्ल किसने लिखी है, जॉन स्टेनबैक ने। ठीक है, अब ये मैं आपको अभी से बता दूँ, द क्वेश्चंस विल टेक्निकली बी अनसीन। ठीक है, क्वेश्चंस कभी भी उस नावल से नहीं आते। क्वेश्चन नावल बेशक वही होगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो अपने तर्ज पे आपसे पूछेगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई रिसेंटली आपने कौन सा नावल पढ़ा है, तो आपको द पर्ल और उसके राइटर का नाम याद होना चाहिए कि रिसेंटली आई हैव स्टडीड द पर्ल बाय रिटन बाय जॉन स्टेनबैक। ठीक है, अब आपके 2 नंबर या 1 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि स्टडिंग द पर्ल दे डोंट नीड टू स्ट्रिक्टली मेमोराइज इट लाइन बाय लाइन, इंस्टेड दे मस्ट मास्टर द जनरल एलिमेंट्स ऑफ अ नॉवल प्ले सो दे कैन अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स टू गिव टू एनी गिवन टेक्स्ट। मैं आपको अभी से एक चीज़ बताता चलूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। आपने वहाँ पे रेफरेंस देना होता है। रेफरेंस से मुराद ये कि जब आप कोई नावल पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि सभी, मैंने आपको बताया कि आपने रिसेंटली कौन सा नावल पढ़ा है, तो आपने सिंपल उसे बताना है कि मैंने द पर्ल नावल पढ़ा है जिसको जॉन स्टेनबैक ने लिखा है, और इस नावल में ये होता है, और इस नावल में ये करैक्टर्स हैं। अब नावल्स के आपको मैंने लिखवाया भी था, जो अगर मेरे स्टूडेंट सुन रहे इसको, तो मैंने आपको लिखवाया भी था कि इस नावल में करैक्टर्स कौन से हैं, सेटिंग क्या है, ठीक है, थीम क्या है इस नावल की, और समरी क्या है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसकी बेस पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होता है राइटिंग ऐसे। अब ऐसे में कौन कौन से ऐसेज इंपॉर्टेंट, एक सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि ये 300 to 350 वर्ड्स का ऐसे होगा, और इसके साथ साथ
मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके सामने ऐसे ऐसे जिसमें सोशल मीडिया से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट यूजेज से रिलेटेड आ सकता है, इंटरनेट इन एजुकेशन इससे रिलेटेड आ सकता है, एंड द चेंजेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, एग्जांपल इज़ एआई डेंजरस, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, मतलब इतना आपको याद होना चाहिए कि आप इस पे 300 वर्ड्स लिख सकें। ये टॉपिक्स जितने भी ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद सोशल एंड ग्लोबल इश्यूज से रिलेटेड भी आ सकता है, पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, पॉवर्टी है, लेक ऑफ सिविक सेंस है, इन्फ्लेशन है, एंड द इकोनॉमी, ठीक है। तो गुर्बत, ये जो सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड भी आप सामने ऐसे आ सकता है। फिर जनरल या डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी आ सकता है जिसमें आपसे फेवरेट बुक के बारे में पूछा जा सकता है, आपकी पर्सनैलिटी या हिस्टोरिकल प्लेसेस से रिलेटेड, या स्पोर्ट्स और माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इतना ख़ास वो नहीं है, इसमें आप लोगों ने घबराना नहीं है। ये वैसे देखा जाए तो ये सारे ऐसे बहुत सारे बहुत ज़्यादा इजी भी हैं, ठीक है। बिल्कुल 300-350 वर्ड्स तक आपने लिखना है। उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर्स है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ये पार्ट ए है, एडिटिंग का आपने करनी होती है। एडिटिंग किस सेंस में करनी होती है, जैसे फाइंडिंग द करेक्टिंग एरर्स इन नॉन प्रोनाउन एग्रीमेंट, ठीक है। अब नॉन प्रोनाउन एग्रीमेंट से मुराद ये है कि आप नाउन प्रोनाउन को ऐसे पुट करें, जैसे मैं कहता हूँ अली प्लेज इन हिज कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हिज इसलिए आया क्योंकि अली को वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। नाउन आया है, फिर उसके बाद प्रोनाउन आया है, फिर एग्रीमेंट उसका बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि मैं कहता हूँ ही प्ले फुटबॉल, अब ये गलत होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं कर रहा, मैं कहूँगा ही प्लेज क्रिकेट, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहा है, या ही प्लेड क्रिकेट, दे दे हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है। दूसरी चीज़ कैपिटलाइजेशन करनी होती है, मतलब अगर आपसे एरर के बारे में पूछा जा सकता है तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि बिल्कुल स्टार्ट में लिखे होंगे, जैसे मैं कहता हूँ इन द नेम ऑफ अल्लाह, तो यहाँ पे इन जो है वो आई कैपिटल होना चाहिए, लेकिन आपके सामने जो पैसेज आएगा या जो टेक्स्ट होगा उसमें उन्होंने आई ऐसे लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे उसने डॉट लिखा होगा, तो ये गलत है। आपने ये वाला फॉलो करना है क्योंकि स्टार्ट का वर्ड हमेशा जो है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। पंक्चुएशंस का ख्याल रखना है, पंक्चुएशंस में आपके कॉलन्स हैं, सेमी कॉलन्स हैं, फुल स्टॉप है, डैशेस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। स्पेलिंग्स का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है, समटाइम स्पेलिंग भी उसने गलत लिखी होती है, आपने उसको ठीक करना होता है। फिर उसके बाद ब्लैंक्स में भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे प्रपोजिशनल फ्रेजेस, आपको मैंने आपको प्रपोजिशनल या प्रपोजिशन है क्या और प्रपोजिशनल फ्रेज क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होता है, अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म्स आपने फुट करने होते हैं, ठीक है, जैसे जेरंड और एन इन्फिनेटिव, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच 5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अ सेंटेंस विल हैव अ ब्लैंक विद अ बेस वर्ड इन ब्रैकेट्स, एग्जांपल डील, students must convert it into its correct form whether it needs to function as a noun, verb, adjective or adverb in that specific context. ये बिल्कुल आखिरी वाला क्वेश्चन होता है जिसमें आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस पुट करने होते हैं। समटाइम्स नाउन प्रोनाउन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन अमूमन जो है ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस होते हैं। अब ट्रांजिशनल डिवाइसेस का मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी बुक में कौन कौन सी जगह पे मौजूद है। जैसे इसमें सच एज एडिशन, सीक्वेंस, ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए। आप इसको ट्रांजिशनल डिवाइसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आई थिंक मैंने लिखा भी होगा, पेज 1 नंबर 134 एंड 135, वे पेज नंबर 134 देखते हैं, ठीक है। ये सो 134 पेज देखें, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, अपनी सेकंड ईयर की बुक देखें। 134 पेज पे आपके सामने तकरीबन कितने ज़्यादा ट्रांजिशनल डिवाइसेस आ जाते हैं, ठीक है, जिसने फॉर द बिगिनिंग में आप फर्स्ट लिख सकते हैं, एज वेल एज, लाइक वाइज, ये मैं आपको बुक्स मेरे सामने अभी पढ़ी है उससे बता रहा हूँ। फॉर द मिडल जो है आप कौन कौन से वर्ड्स यूज़ सकते हैं, देयर फॉर, पर्टिकुलरली, मिडल में आप कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी वर्ड्स यहाँ पे मेंशन है। और आखिर में आप कौन कौन से वर्ड्स रख सकते हैं, जैसे इन ब्रेफ या द मूव द वर्ड्स देन क्लियरली। फिर ट्रांजिशनल वर्ड्स फॉर ऐसे के लिए आप कौन कौन से ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंट्रास्ट के लिए आप हावेवर, नेवरदलेस, और भी नीचे लिखे गए हैं। परसुएशन के लिए आप
ऑफ कोर्स, क्लियरली, एविडेंटली, ठीक है। इसी तरह इलस्ट्रेशन के लिए फॉर एग्जांपल, सच एज, फॉर इंस्टेंस, नीचे और भी लिखे। फिर इसी तरह कॉज एंड इफेक्ट के लिए बिकॉज, सिंस, फॉर, सो। फिर कंपैरिजन के लिए ऑफ कोर्स, क्लियरली, एविडेंटली, श्योरली, और इसी के साथ साथ एडिशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए। सो ये आपके पेपर से रिलेटेड था। अब यहाँ पे आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, मैं अभी आपको पहले चैप्टर की तरफ लेके जाऊँगा कि पहले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता चलूँ ताकि आप इसको नोट डाउन करें। अच्छा, पहला चैप्टर हमारे पास है लखॉन गॉर्ज, ठीक है। अब ये चैप्टर की सिर्फ आपको समरी याद होनी चाहिए, और इस चैप्टर के एक्सरसाइज में जो हमारे पास चीज़ें इंपॉर्टेंट है वोकैबलरी है, ठीक है, पेज नंबर 12 है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और साथ में बाकी इस चैप्टर में कोई ख़ास इंपॉर्टेंस चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, इसी चैप्टर में ये जो पहला चैप्टर, इसमें पेज नंबर 15 पे देखें तो वहाँ पे लिखा गया है कि 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी राइटिंग। किस एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी राइटिंग कौन कौन से, देखो ये यहाँ पे आपको और आसानी मिल गई। प्लॉट क्या है, करेक्टर्स क्या है, सेटिंग क्या है, कन्फ्लिक्ट, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, टोन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। पेज नंबर 15 आप लोगों ने देखना है, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं, सो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में ही बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जिसमें टेंसेस भी लिखे गए हैं। पेज नंबर 16 है, जिसको टेंसेस क्लियर नहीं है वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पेज नंबर 17 पे आएंगे तो पार्टिसिपल है, जेरेंड है और इन्फिनेटिव्स मेंशन की गए हैं। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। इसको भी आप लोग देखना है क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज़ में इंपॉर्टेंट है। तो नंबर जो है गंवाने नहीं है, ये ना सोचे कि यार 1-2 नंबर चले भी गए तो क्या होता है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसी तरह पेज नंबर 18 पे टेंसेस लिखे गए हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। दूसरा चैप्टर जो है वो आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन पाकिस्तान। ये चैप्टर आप ज़रूर पढ़ें। इसकी वजह यह है कि अगर ऐसे में पॉपुलेशन से रिलेटेड चैप्टर आता है तो फिर आप यहाँ से भी कुछ ना कुछ चीज़ें कॉपी करके वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। इसकी समरी आपको याद होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस है इस चैप्टर में वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब इस चैप्टर में पेज नंबर अगर हम देखें 24, तो इसमें वोकैबलरी है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। पेज नंबर 25 में भी कुछ वोकैबलरी है, उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर एक और चीज़ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे गए पेज नंबर 27 पे। नाउन्स है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें, इसको भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ नहीं आती वो यहाँ से देख सकते। देखो आपके बुक में सारी चीज़ें कवर हैं। फिर उसके बाद उसने लिखा है पेज नंबर 28 पे कि वाई आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच इम्पॉर्टेंट। उसके आंसर भी उसने सब कुछ वहाँ पे लिखा है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाए। अच्छा, पेज नंबर 29 ज़रूर देखना है। 29 में ईडियम्स हैं, ठीक है। उसने बताया है कि ईडियम्स क्या होते हैं और प्रोवर्ब्स क्या होते हैं। पेज नंबर 30 और 29 और 30 पेज पे उसने आपको फ़र्क बताया कि ईडियम्स में क्या फ़र्क है और प्रोवर्ब्स में क्या फ़र्क है, और कुछ ईडियम्स भी दिए गए हैं, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने रीड आउट करना है। इसके बाद पेज नंबर 3 पे आते हैं, चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, द इनकम टैक्स मैन, ठीक है, बाय मार्क थाइवन। तो इस चैप्टर में क्या है हमारे पास, आप पेज नंबर 36 देख लें, इसमें वोकैबलरी है, आप लोगों ने ये वोकैबलरी ज़रूर करनी है, ठीक है। और पेज नंबर 39 ज़रूर देखना है, टाइप्स ऑफ नाउन मेंशन किए गए जो कि आपके उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, आपके एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबर 39 में टाइप्स ऑफ नाउन है, इसको ज़रूर देखना है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, पेज नंबर 40 है, जिसमें ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है, इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है, सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है, इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैंने ये पढ़ाया है, उनको बेहतर पता है कि ये क्या है, ठीक है। फिर फ्रेजल वर्ब में नीचे 40 पेज पे ही कुछ फ्रेजल वर्ब दिए गए, फिर उसके मीनिंग, और उसके साथ साथ उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस में भी यूज़ किया है, ठीक है। इसको ज़रूर देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 4 जो कि पोएम है, रुबायात ऑफ उमर ख़याम, ये आपको याद होना चाहिए।
ये पूरा पोएम आप लोगों ने पढ़ना है कि इसकी राइम्स की भी सारी चीज़ें क्या क्या है, ठीक है, और कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए। थीम जो है यहाँ पे ऑलरेडी इसका मेंशन है पेज नंबर 45 पे, कुछ वोकेबलरी है उसको भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। और इस चैप्टर में कुछ ख़ास मुझे जो लग रहा है वो ये है कि वर्ब के टाइप्स, पेज नंबर 48 पे वर्ब के टाइप्स हैं जो कि आपके एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने ज़रूर करना है, ठीक है, ये आप लोगों ने हर हाल में करना है। अच्छा, फिर कुछ प्रोवर्ब्स भी दिए गए हैं पेज नंबर 49 पे, उसको भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। उसके साथ साथ फिर पेज नंबर चैप्टर नंबर 5 है ब्लैंकेट, ठीक है, ये भी एक किस्म का जो है चैप्टर है और इसकी समरी आपको याद होनी चाहिए। इसमें जो है पेज नंबर 54 पे वोकेबलरी है उसको आप लोगों ने देखना है। और इसके साथ साथ अ, इसके साथ साथ अच्छा, पेज नंबर 56 पे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है, ये आपको हर हाल में याद होने चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है और उसकी टाइप कौन कौन सी आपके उसके लिए इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। और पेज नंबर 57 पे डिफरेंस बताया गया है कि कोनोटेशन और डेनोटेशन का क्या फ़र्क है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताते हैं कि कोनोटेशन वो वर्ड्स होते हैं जो क्या जिसमें आपकी फीलिंग्स इंक्लूडेड होती है। जैसे मैं कहता हूँ स्नैक, तो स्नैक से आपके दोस्त भी आपको याद आ सकते हैं, लेकिन डोनेटेशन वो होता है जो डिक्शनरी मीनिंग है। स्नैक का क्या मतलब है, शाम, तो बात ख़त्म। लेकिन कोनोटेशन में आपकी कल्चरल जो चीज़ें वो भी आ सकती है, आपकी फीलिंग्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ फिर पेज नंबर 58 पे कुछ प्रोवर्ब्स दिए गए हैं उसको आप लोगों ने देखना है। पेज नंबर 59 पे कुछ प्रोवर्ब्स है उसको आप लोगों ने देखना है। अच्छा, उसके बाद यूनिट नंबर 6 की तरफ आते हैं, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। इसमें क्या है, इसमें पेज नंबर 65 पे कुछ वोकेबलरी है उसको देखना है, ठीक है। और साथ में पेज नंबर 67 पे प्रोनाउन के टाइप्स दिए गए हैं जो कि आपके एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। पॉजेसिव है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, उसने एग्जांपल दिए हैं, ये एग्जांपल आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ टेंसेस जो हैं वो पेज नंबर 68 पे दिए गए हैं। और अच्छा, करेक्शन ऑफ एरर्स जो कि मुझसे लड़के पूछते रहते हैं, पेज नंबर 69 बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 69 पे करेक्शन ऑफ एरर्स इन इंग्लिश राइटिंग, जो कि आपके पेपर में 6 या 8 नंबर का आएगा, ये सवाल पूरा एक सवाल होगा। तो करेक्शन ऑफ एरर्स में उसने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि इसमें जो है ग्रामेटिकल एरर्स क्या होते हैं, सिंटैक्टिकल एरर्स क्या होते हैं, ठीक है। सिंटैक्स मीन्स आपके सेंटेंस को कहते हैं। इसी तरह लेक्सिकल एरर्स यानी वर्ड्स, लेक्सिकल वर्ड्स को कहते हैं, पेज नंबर 70 देख लेना। पंक्चुएशन एरर्स क्या होते हैं, ये भी पेज नंबर 70 पे है, ठीक है। तो ये आपको हर हाल में याद होना चाहिए, ये इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, ये 8 नंबर का है, इसको देखना है। अच्छा, फिर उसके बाद पेज नंबर यूनिट नंबर 7 है टोबैको एंड योर हेल्थ, इसकी समरी आपको याद होनी चाहिए। और 75 पे कुछ वोकेबलरी है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में बाकी इस चैप्टर में मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में पेज नंबर 78 पे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन दी गई है। एक तो आपको याद होने चाहिए टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, और एक कुछ और प्रेपोजिशन भी मैंने लिखवाए थे जिसमें कंपाउंड प्रेपोजिशन है, कम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी। उसके बाद यूनिट नंबर 8 पे आते हैं द सी, जो कि एक पोएम है। इस पोएम का आपको एक एक वर्ड याद होना चाहिए कि इस पोएम में है क्या। अच्छा, इस पोएम में देखो उसने आपको बताया भी है पेज नंबर 83 पे कि पर्सनिफिकेशन क्या है, ओनोमेटोपिया क्या है, मेटाफर क्या है, फिगर ऑफ स्पीच जो है वो मेंशन, जो कि इस पोएम में भी मौजूद है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको वोकेबलरी याद होनी चाहिए, 84 पेज पे है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको और क्या याद होना चाहिए, पेज नंबर 86 पे इंटरजेक्शन के टाइप्स है, ये आप लोगों ने देखने हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन के टाइप है पेज नंबर 86 पे, ये आप लोगों ने देखना है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आगे पेज नंबर यूनिट नंबर 9 पे आऊँगा, फर्स्ट ईयर एट हारवे। ये क्या है, इसमें भी आप लोगों को चैप्टर की समरी याद करनी है। और फिर पेज नंबर 91 पे जो है वोकेबलरी है, इसको आप लोगों ने देखना है, ठीक है।
और पेज नंबर 94 पे कंजंक्शन और उसके टाइप मेंशन की गई है, ये आपको याद होने चाहिए। और पेज नंबर 95 पे, पेज नंबर 94 पे कंजंक्शंस के टाइप्स है और पेज नंबर 95 पे एडवर्ब्स के टाइप्स है। ठीक है, तो देखो आपकी सारी चीज़ें, आपको फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, आपके सेकेंड ईयर में सारी चीज़ें मेंशन है। ठीक है, इसके साथ साथ पेज नंबर 96 पे उसने अगेन जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव में फ़र्क बताया है, इसका आप लोगों ने देखना है। ठीक है, और पेज नंबर 97 पे कुछ प्रेजल वर्ब है, इसको भी आप लोगों ने देखना है। अच्छा, उसके बाद यूनिट नंबर 10 की तरफ आते, देयर इज़ अ न्यू प्लेनेट इन साइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देख लीजिएगा। इसमें जो है 103 पेज पे वोकेबलरी है, इसको आप लोगों ने देखना है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, बाकी इसमें कुछ ख़ास मुझे नज़र तो नहीं आ रहा फ़िलहाल। हाँ, 104 पे जो है टेंसेस हैं, जिनको टेंसेस क्लियर नहीं है वो 104 105 पे मेंशन है टेंसेस, पे देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। उसके साथ साथ आगे आते हैं यूनिट नंबर 11, हार्वेस्ट हेम। हार्वेस्ट हेम जो एक पोएम है, इसको आप लोगों ने देखना है पूरा। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। इसके पोइटिक डिवाइसेस, इसके लिटरेरी डिवाइसेस, इसकी राइम स्कीम जो कि ABCB बन रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ इस चैप्टर में प्रेपोजिशन मेंशन है 112 पेज पे, 112 पेज पे प्रेपोजिशन और उसके टाइप्स है। जैसे कंपाउंड प्रेपोजिशन बताया है, इसी तरह इसके साथ साथ उसने और भी टाइप्स बताए हैं कि कंपाउंड प्रेपोजिशन में कौन कौन से टाइप्स। फिर प्रेपोजिशनल प्रेज बताया है कि प्रेपोजिशनल प्रेज क्या होती है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 12, द कागान वैली। ठीक है, इसमें 119 पेज पे यानी 119 पेज पे वोकेबलरी है, इसको देखना है आप लोगों ने। और इसमें मुझे कुछ देखता हूँ आगे, और इसमें कुछ ख़ास नहीं है, बल्कि पेज नंबर 1 to 5 देख लेना, उसमें हाइपन के बारे में बताया गया है। हाइपन है क्या, ये आप लोगों ने देखना है। उसके बाद यूनिट नंबर 13 की तरफ आते हैं, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 सालों के बाद। ये जो एक चैप्टर है, इसको भी आप लोगों ने देखना है। इसमें पेज नंबर 131 पे वोकेबलरी है, इसको देखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने जो वन बताया था कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस है 134 पेज पे, और 135 पेज पे ट्रांजिशनल डिवाइसेस है, इसको आप लोगों ने देखना है। और ट्रांजिशनल डिवाइसेस के फिर 135 134 पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इवन 136 तक आए हुए हैं ये जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। बल्कि फिर उसके बाद 137 पे क्लॉज और कंजंक्शंस के बारे में बताया गया है कि क्लॉज क्या है और कंजंक्शंस क्या है, क्लॉज के टाइप कौन कौन से उसने बताया है। यार पूरे बुक में आपकी सारी चीज़ें कवर है, आपको कहीं भागने की, कहीं पे सर्च करने की ज़रूरत है ही नहीं, सारी चीज़ें आपकी बुक में मेंशन्ड हैं। ठीक है, और पेज नंबर 139 ज़रूर देखना है, इतना इंपॉर्टेंट है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी पेज नंबर 139 पे। उसके बाद द सोलेटरी रैपर यूनिट नंबर 14 है, जो कि एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, इसको आप लोगों ने देखना है। ठीक है, और इसकी राइम स्कीम आपने याद करनी है। ठीक है, और इसमें क्या क्या है, इसमें इसमें आगे मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ इम्पोर्टेंट, बस इसमें कोई कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आखिरी चैप्टर है आई थिंक द पर्ल, यूनिट नंबर 15 है, जो कि जॉन स्टनबैक ने लिखा। ये एक नावल है, इस नावल की समरी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट नंबर 15 है। ठीक है, इस नावल की समरी आपको याद होनी चाहिए। ये नावल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना, और यही नावल का आपने रेफरेंस देना है। रेफरेंस मीन्स हवाला। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कोई ना कोई आइडिया ज़रूर आपको मिला होगा। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप मैंने नंबर दिया है, बल्कि मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे भी आप रब्ता कर सकते हैं 0309 099 7084। ठीक है, 0309 099 7084, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई मुश्किलात है आपको, या आप फेस कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को जो आप समझ नहीं रहे, तो फिर यहाँ पे भी या नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।